तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है कि आपके सामने छोटा सा बॉक्स। अगर इस बॉक्स को यहाँ पे रखा जाए और कहा जाए कि इसको यहाँ से नीचे उतारना है तो इसको उठाने में यहाँ तक कठिनाई होगी, पर अगर इसकी जगह इस तरह से स्लाइड लगा दिया जाए, अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बॉक्स उतर कर आ गया। देखा आपने? ठीक इसी तरह से अगर ये देख सकते हैं आप, ये एक सिलेंड्रिकल संरचना है, इसको अगर इस तरह से खिसका कर हम ले जाते हैं, इसके कंपेयर में इसको अगर इस तरह से हम लुढ़का कर ले जाते हैं तो ये उससे ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से आप बच्चों देख लीजिए, आपने घरों में देखा होगा कि सिलेंडर को, आपके पेरेंट्स भी देखे होंगे, आपके फादर को, कि सिलेंडर को उठा कर ले जाने की जगह उसको लोग लुढ़का कर ले जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम कम बल लगाकर इस तरह से अपने कामों को बहुत ही सुगम बना सकते हैं। तो कम बल लगाकर विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग कर कर अपने काम को सुगम और आसान बनाना, यही प्रौद्योगिकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान के सिद्धांत, ये विज्ञान क्या है? तो बच्चों, विज्ञान को जानने से पहले ये ज़रूरी है हम समझ लें कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई हमारे लैटिन, जिसको हम लैटिन में बोलेंगे सेंटिया, सेंटिया शब्द से हुई, क्योंकि विज्ञान को हम साइंस भी बोलते हैं, तो ये सेंटिया से ही शब्द बना है साइंस। सेंटिया का अर्थ होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। तो हम विज्ञान को बोलेंगे क्रमबद्ध ज्ञान। तो अगर हम परिभाषा के रूप में बोलें तो हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान के बारे में जानने के बाद हम समझेंगे इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। हमने अपनी सहूलियत के लिए विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, इसके बाद फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकी विज्ञान, इसके उपरांत प्राकृतिक विज्ञान को फिर से 2 शाखाओं में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, जिसे हम बोलेंगे बॉटनी और जूलॉजी। ठीक इसी तरह से भौतिकी विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इसे हम बोलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब बच्चों, ये तो है हमारी शाखाएं, अब इनके हम जानेंगे जनक के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु और जंतु विज्ञान के जनक भी है अरस्तु। इसी तरह से वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रस्टस और भौतिकी विज्ञान के जनक है न्यूटन। रसायन विज्ञान के जनक है लेवोसियर। ये वो लोग हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए आज हमें इनको जनक के रूप में कहा जाता है, इनको हम याद करते हैं। अब बच्चों, ये तो आपने समझा कि क्या है विज्ञान, लेकिन आपके लिए विज्ञान कोई नई चीज़ नहीं है। विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। और अगर हम बात करें, ये है आपके सामने एक पहिया, पहिए की खोज जिसने हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। कहाँ हम पैदल चलते थे और आज हम वायुयान तक पहुँचे। ये इस महत्वपूर्ण खोज को करने वाले कौन थे? हमारे आदि मानव। हमारे आदि मानव ने पहिए की खोज की, हथियार बनाए, आग की खोज की, इसके साथ ही साथ कृषि करना स्टार्ट किया। तो अगर इन हम सारी चीज़ों को देखें तो पता चलता है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति तो हमारे पूर्वजों में, हमारे नेचर में पहले से ही थी, ये कोई नया नहीं है। इसके अलावा आज से लगभग 500 वर्ष पहले, ईसा से 500 वर्ष पहले ही कणाद ऋषि हुए, तो उन्होंने बहुत पहले ही परमाणु सिद्धांत दे दिया था। इसके अलावा 26वीं शताब्दी के पहले ही सुश्रुत थे, जिन्होंने एक रोगी था उसकी कटी हुई नाक को पहले ही उन्होंने ठीक कर दिया। तो प्लास्टिक सर्जरी जिसे हम आज के युग में कहते हैं, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। इसीलिए सुश्रुत को भी प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। आर्यभट्ट हमारे भारत में ऐसे थे जिन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसकी वजह से ये दिन और रात होते हैं और साथ ही चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसके अलावा रमन इफेक्ट, हमारे भारत के ऐसे वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने इस पूरे संसार को रमन इफेक्ट से परिचित कराया, और रमन इफेक्ट के लिए, उनके इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए 28 फरवरी 1930 को उन्हें सम्मानित भी किया गया भौतिक में नोबेल पुरस्कार से। और आज इसी उपलक्ष्य में हम सभी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो बच्चों ये तो था इतिहास, आपने समझा कि क्या था पुरातत्व विभाग में। इस तरह से लोग खगोल शास्त्री हुए, दार्शनिक हुए। तो ये सब मनोवृत्तियाँ ये दर्शाती हैं कि विज्ञान हमारे लिए बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है। तो बच्चों अब हम चलते हैं प्रौद्योगिकी की ओर। अब जब प्रौद्योगिकी की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज इस कथन के कारण ही हम नीचे पैदल चलते थे, फिर हम बैलगाड़ी तक आए और आज हम वहाँ से वायुयान तक पहुँच सके। ये सब संभव हुआ इसी सोच के कारण और इसी प्रौद्योगिकी के कारण। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करके मानव हित में संसाधनों का निर्माण करना तथा उसका उपयोग करके अपने कार्यों को आसान बनाना, यही प्रौद्योगिकी है। अब अगर हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ की, तो देखते हैं बच्चों, देखिए टेक्नोलॉजी, इसका हिंदी नेम है प्रौद्योगिकी और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रीक के टेक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है स्किल। स्किल मतलब कौशल। इसी तरह से आप देख सकते हैं लॉजिया, लॉजिया का मतलब है स्टडी। तो आपने देखा टेक शब्द बना है स्किल से और लॉजिया का मतलब है स्टडी। तो इसको अगर हम परिभाषा के रूप में बोले तो कह सकते हैं कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। तो ये है प्रौद्योगिकी की परिभाषा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विज्ञान है, ये प्रौद्योगिकी है, पर इससे हमको क्या लेना देना है, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है? इसका बहुत उपयोग है। अब मैं बताती हूँ आपकी इसकी उपयोगिता क्या है। तो अगर आप अपने घर में देखें या घर से बाहर निकलें, आज की डेट में आप कहीं भी नज़र उठाकर देखें तो पाएंगे कि हर जगह विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तो अब घर के अंदर की बात करते हैं। देखिए, आप पहले खाना बनता था किसमें? चूल्हे में, ईंधन से। लेकिन आज कैसे बनता है? आज खाना बनता है गैस से, सिलेंडर से, और भी कई ऑप्शन आ चुके हैं अब तो इस तरह से क्या हुआ, हम चूल्हे से गैस सिलेंडर तक आए। ये तो एक बेसिक ज़रूरत है। इसके अलावा टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, यहाँ तक कि मोबाइल। घर से बाहर निकलिए, कार, वायुयान, ट्रेन, मतलब जितने भी आपके यातायात के साधन हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ। आप आज की डेट में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो कि इससे अछूता रह गया हो। तो हम जहाँ भी देखेंगे वहाँ विज्ञान है और प्रौद्योगिकी है। अब हम आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यातायात के क्षेत्र में। देखिए, पहले थोड़ी भी यात्रा करनी होती थी, हमको पैदल जाना पड़ता था। लोग मीलों मीलों की यात्राएं पैदल तय करते थे, हफ्तों महीनों तक लोग चलते रहते थे, तब कहीं जाकर पहुंचते थे। पर क्या आज ऐसा है? आज तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मीलों की यात्राएं पलक झपकते तय करते हैं। आज तो हमें सोचना भी नहीं पड़ता, हम एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के और ज़्यादा समय लगे। तो हम धीरे धीरे क्या हुआ, पैदल से हम बैलगाड़ी पे आए, फिर हम साइकिल पे आए, फिर धीरे धीरे कारें बनी, मोटरसाइकिल आई। इस तरह से करते करते हम वायुयान, ट्रेन होते होते आज हम सुपरसोनिक जेट तक पहुंच गए। यानी हम दिन प्रतिदिन विकसित हो रहे हैं और ये सब संभव हुआ केवल प्रौद्योगिकी के कारण। तो यातायात में पहले क्या हुआ, पेट्रोल की खोज हुई जिससे हल्के इंजन बने, फिर हल्के इंजन से और बड़े इंजन बनाए गए, फिर इंजनों का प्रयोग करके बड़े बड़े यातायात के साधन बनाए गए। यही नहीं है, हमने समुद्री मार्ग तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें समुद्री मार्ग का भी उपयोग करना था, क्योंकि हमारी कोई सीमा नहीं है, हम हर सीमा को लांघना जानते हैं। तो इसलिए हमने समुद्री मार्ग को भी तय करने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी निर्माण किया। इसी तरह से अब बात आती है चिकित्सा के क्षेत्र की। पहले जहाँ क्या होता था गांव में बच्चों, गांव में डॉक्टर ही नहीं रहते थे, घरेलू इलाज होता था, वैद्य हकीम यही होते थे। तो क्या होता था, अक्सर लोगों को सही समय पे सही इलाज नहीं मिल पाता था, जिससे मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। पर आज क्या ऐसा है? आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज गांव में भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खुल चुके हैं, डॉक्टर्स हैं, आज हर चीज़ अवेलेबल है। इसलिए आज मृत्यु दर में कमी भी आई है। और गांव में भी क्या होता है, अगर छोटी से छोटी बीमारी है तो लोग घर के बजाय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज क्या है कि अगर हम इलाज तो नहीं सिर्फ कराना काफ़ी है, सही दिशा में इलाज कराना ज़रूरी है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की जाँचें भी संभव हैं, अलग अलग तरह खून की जाँच, मल की जाँच, सब अलग अलग जाँचें भी आज हमको प्रोवाइड है, मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमने काफ़ी हद तक विकास किया चिकित्सा के क्षेत्र में भी। अब बात आती है हमारे पास
मनोरंजन के क्षेत्र में। देखिए पहले बच्चे क्या था, आपने देखा हो कबड्डी खेलेंगे, खो खो खेलेंगे, इसके अलावा गांव की औरतें ढोलक बजाना, क्षेत्रीय संगीत गाना, और जो घर के बूढ़े बुजुर्ग थे वो भी चौपाल चौसड़ खेलना, शतरंज खेलना। पर आज आपको दिखते हैं ऐसे लोग? बहुत कम, शायद ही गांव में कुछ बच्चे ऐसे खेलते हुए दिख जाएं। क्यों? क्योंकि आज उसकी जगह ले ली है वीडियो गेम्स ने, टीवी ने, मोबाइल ने। अगर हम बात करें टीवी, टीवी तो एक ऐसा मनोरंजन का साधन आ चुका है कि जो चाहे बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हर वर्ग, हर एज का बच्चा आज हर व्यक्ति देखना पसंद करता है। तो टीवी ने मनोरंजन के क्षेत्र में कैसी क्रांतिकारी ला दी, क्रांतिकारी परिवर्तन किया कि सब कुछ, सारे जिसके अलावा जो मनोरंजन के साधन थे वो पीछे रह गए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जनसंचार की। जनसंचार में आपने मूवीज़ देखी होंगी, सीरियल्स देखे होंगे। पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था? पहले होते थे कबूतर, कबूतरों से भेजा जाता था संदेश। उसके फिर बात क्या आया? दूत जाने लगे, दूत पैदल चल के जा रहे हैं, फिर घोड़ों पे बैठ के जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? धीरे 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 विकास हुआ और हमने व्यवस्था की, डाक व्यवस्था की। फिर डाक व्यवस्था आई, इससे क्या हुआ? चिट्ठियाँ आई। हम लोग के भी पेरेंट्स ने, माँ बाप ने यूज़ किया होगा चिट्ठियाँ भेजना, टेलीग्राम भेजना। पर क्या हुआ? इससे 4 से 6 दिन का, 10 दिन का टाइम लगता था। आज क्या ऐसा होता है? आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आज तो हमने बस मैसेज लिखा और सेंड किया और मैसेज तुरंत पलक झपकते 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, चाहे वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। तो आज हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी ही है, ये प्रौद्योगिकी है और विज्ञान ही है जिसके दम पे ये पॉसिबल हुआ कि हम संसार में कहीं भी, किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत संपर्क कर सकते हैं।